अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये मिशन बहुत खास है क्योंकि ये एसएससी जीडी जीएस क्लास 2026 का सुपर सेट 5 है। इसमें हम कला, संस्कृति, इतिहास, खेल और भूगोल का एक बहुत ही समग्र विश्लेषण करेंगे, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात सभी छात्रों को याद दिलाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, हमने कुल 10 सेट पूरे करने का लक्ष्य रखा है। जो सीरियस उम्मीदवार होते हैं ना, वो एग्जाम के तारीख का इंतजार नहीं करते हैं। सही बात है। जो भी 10-5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। यही रणनीति आपको दूसरों से आगे रखती है। एकदम सटीक बात कही आपने। और आज के सेशन का एक मुख्य टास्क भी है। टास्क? हाँ, सभी सुनने वालों को एक काम करना है। इस पूरी चर्चा के दौरान अपने जो भी गलत उत्तर या रॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें गिनना है और नोट करना है। ये तो सेल्फ इवैल्यूएशन का बहुत बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। तो चलिए भारत के सांस्कृतिक उत्सवों से शुरू करते हैं। पहला है फाग डांस। फाग डांस, जो मुख्य रूप से होली के दौरान होता है, वसंत का प्रतीक है। और एक है वांगला उत्सव, जो मेघालय का है। हाँ, वांगला, ये बहुत ही खास है। ये सूर्य, पृथ्वी और जो कृषि उपकरण होते हैं उनकी पूजा का एक रूप है। इसे शायद 100 ड्रमों का त्योहार भी कहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने, 100 ड्रमों का त्योहार। और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये कि इसका संबंध गारो जनजाति से है। गारो जनजाति, ठीक है। अब थोड़े मेलों की बात कर लेते हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला को बहुत मशहूर है। हाँ, जहाँ सजे हुए ऊंटों की शोभा यात्रा निकलती है। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यहीं अजमेर जिले के पुष्कर में है। सही कहा। अब अगर दक्षिण की तरफ चलें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बोनालू उत्सव है। बोनालू, क्या ये वहाँ का न्यू ईयर है? नहीं, यहीं पर छात्र अक्सर गलती करते हैं। बोनालू में देवी काली की विशेष प्रार्थना होती है। ये न्यू ईयर नहीं है। वहाँ का न्यू ईयर उगादी होता है, जो इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन था। और पंजाब का होला मोहल्ला? होला मोहल्ला में गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाई जाती है। इसमें सिख समुदाय द्वारा जो युद्ध कला होती है, यानी मार्शल आर्ट्स, उसका बहुत शानदार प्रदर्शन होता है। क्या बात है। और नागालैंड में भी तो कई उत्सव होते हैं। हाँ, जैसे सेक्रेनी। इसे अंगामी जनजाति मनाती है, मुख्य रूप से बुआई से पहले बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। और हॉर्नबिल, वो तो बहुत फेमस है। हॉर्नबिल 1 से 10 दिसंबर तक चलता है, पूरे 10 दिन। ये हॉर्नबिल पक्षी के सम्मान में मनाया जाता है। और अंत में तमिलनाडु का कार्तिकेय दीपम। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसमें दीप जलाए जाते हैं, बिल्कुल हमारी दीपावली के समान। तो त्योहारों के बाद अब शास्त्रीय नृत्य और लोक कलाओं पर आते हैं। नृत्यों से तो हमेशा सवाल बनते ही हैं। बिल्कुल। जैसे पुडिसी नृत्य है, उसमें भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीला का चित्रण होता है। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण पर आधारित है। भरतनाट्यम का कोई पुराना नाम भी था ना? हाँ, इसे सादिर या दासी अट्टम कहा जाता था और इसके 6 भाग होते हैं। 6 भाग? हाँ, शुरुआत अलारिपू से होती है और इसका जो अंतिम भाग है उसे तिल्लाना करते हैं। अलारिपू और तिल्लाना, ये याद रखना जरूरी है। लोक नृत्यों में असम के बोडो समुदाय का भी एक नृत्य है, बागरुम्बा। बिल्कुल। और बंजारा जनजाति का लंबाड़ी नृत्य, जो विवाह अनुष्ठानों से जुड़ा है। और राजस्थान का कालबेलिया, जिसमें सांपों जैसी सर्पिल गतिविधियां होती हैं। इसकी एक बहुत फेमस डांसर हैं, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा का नाम तो कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। और कर्नाटक के यक्षगान को भी नहीं भूल सकते। हाँ, यक्षगान, जो महाकाव्यों पर आधारित एक नृत्य नाटक है। और केरल का मोहिनी अट्टम, इसमें नृत्यांगनाएं सोने की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनती हैं, जिसे कसावू साड़ी कहते हैं। इसका जिक्र किसी प्राचीन ग्रंथ में भी है क्या? हाँ, इसका वर्णन व्यवहार माला नामक ग्रंथ में मिलता है। बहुत बढ़िया। अब हम साहित्य और पुरस्कारों वाले सेगमेंट पर चलते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं। अरे वाह, ट्रिक से तो किताबें जल्दी याद हो जाती हैं। बताइए। देखिए, इंटरनेशनल बुकर 2020 की विजेता रही डच उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग और डगलस स्टुअर्ट की शगी बैन। शगी बैन को कैसे याद रखें? ट्रिक ये है, डगलस की सगी बहन, शगी बैन, सगी बहन। ये तो बहुत ही कैची ट्रिक है। और 2022 में आई गीतांजलि श्री की टूम ऑफ सैंड,
जो पहली भारतीय हिंदी कृति बनी जिसने बुकर जीता। ये तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात थी। एक और किताब है अब्दुल रज़ाक गुरनाह की आफ्टर लाइव्स, जो उपनिवेशवाद के प्रभाव पर है। इसे याद रखने की ट्रिक है, आफ्टर लाइफ में गुनाहों की सजा मिलेगी, तो गुरनाह से गुनाह। ये भी सही है। और अमिताभ घोष की सी ऑफ पॉपीज, जो उनकी आइबिस ट्रिलॉजी की पहली पुस्तक है। खालिद हुसैनी की द काइट रनर भी बहुत मशहूर है, जो अफगानिस्तान, मित्रता और विश्वासघात पर है। ये तो आधुनिक किताबें हो गईं। अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो सामवेद है, जो मंत्रों की पुस्तक है और भारतीय संगीत का मूल है। और दक्षिण में तोल्काप्पियम है, जो तमिल व्याकरण है, जिसके लेखक तोल्काप्पियर हैं। बिल्कुल। वापस आधुनिक लेखकों पर आएं तो काजुओ इशिगुरु की द रिमेन्स ऑफ द डे है। इसकी ट्रिक है बचे हुए काजू, रिमेन्स मतलब बचे हुए, और काजुओं से काजू। बहुत बढ़िया। और इलंगो अडिगल की शिल्पादिकारम। इसकी ट्रिक है शिल्पा को देख के इलंगो अड़ गया। ये ट्रिक्स तो परीक्षा में बहुत काम आने वाली हैं। हाँ, अच्छा, पहली भारतीय महिला जिन्होंने बुकर जीता वो अरुंधति रॉय हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और खिलाड़ियों की किताबों में जमैका के खिलाड़ी उसेन बोल्ट की आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग। फास्ट तो वो हैं ही। किताबों से अब थोड़े सुरों की तरफ, संगीत सिद्धांत और दृश्य कला की बात करते हैं। देवी देवताओं की स्तुति में जो भक्ति गीत होते हैं उन्हें भजन कहते हैं। और साहित्य अकादमी 2017 विजेता जयंत माधव बोरा का उपन्यास मोरिया होला भी एक शानदार कृति है। बिल्कुल। और ऊर्जावान नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, जिसकी ताल बहुत उच्च होती है। संगीत सिद्धांत में हिंदुस्तानी संगीत का थॉट सिस्टम बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, इसे विष्णु नारायण भातखंडे जी ने व्यवस्थित किया था। उन्होंने कुल 10 थाट बताए थे। 10 थाट। और कर्नाटक संगीत में कर्नाटक संगीत के जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं उनका नाम वेंकट मखिन है। वेंकट मखिन, ठीक है। कला की बात करें तो असम के माजुली मास्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और भारत माता की वो मशहूर पेंटिंग जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, वो तो राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक बन गई थी। बिल्कुल सही कहा। अब हम अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, संगठन और खेल शब्दावली। कैलाशनाथ मंदिर में जो म्यूरल तकनीक इस्तेमाल हुई है वो फ्रेस्को सेक्को कहलाती है। और 16 सितंबर को क्या होता है? विश्व ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्वाड से बहुत सवाल आते हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है छात्रों को। और इसके नेवी अभ्यास को मालाबार कहते हैं। ब्रिक्स की टाइमलाइन भी काफी पूछी जाती है। मैं समझाती हूँ। 2006 में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई, फिर 2009 में देशों के प्रमुखों की पहली बैठक हुई, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया, और 2011 में दक्षिण अफ्रीका पहली बार इसमें शामिल हुआ। सही है। अब थोड़े खेल शब्दावली पर आते हैं। तलवारबाजी यानी फेंसिंग का एक शब्द है लंच। लंच, इसका मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी की ओर आगे बढ़कर आक्रमण करना। भारत की भवानी देवी का इसी खेल से संबंध है। और डोपिंग रोकने के लिए जो एजेंसियां हैं, भारत के लिए नाडा और विश्व स्तर पर वाडा है। इतिहास देखें खेलों का तो एशियन गेम्स 1951, इसमें भारत का पहला गोल्ड सचिन नाग ने जीता था। हाँ, और ये तैराकी में जीता था, कुश्ती में नहीं। लोग अक्सर कुश्ती टिक कर देते हैं। और नेशनल गेम्स 1954 का होस्ट शहर नई दिल्ली था। अब खेलों के नियम और ओलंपिक इतिहास पर बात करते हैं। बेसबॉल, जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, इसमें 3 स्ट्राइक मतलब 1 आउट होता है। और इसके मैदान को डायमंड कहते हैं। नेशनल गेम्स 1979 हैदराबाद में हुए थे। ओलंपिक लॉरेल की बात करें तो ये पहली बार 2016 में दिया गया था। तलवारबाजी का एक और शब्द है रिपोस्ट। रिपोस्ट। हाँ, इसका मतलब है अपनी रक्षा करने के बाद तुरंत जवाबी हमला करना। और स्टीपल चेज, जो 3000 मीटर की रेस होती है, उसमें कुल 7 वाटर जंप्स यानी जल कूद होती हैं। टेनिस कोर्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर होता है, जहां स्पेन के राफेल नडाल का हमेशा दबदबा रहा है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर और यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। बॉक्सिंग में TKO का मतलब होता है टेक्निकल नॉकआउट। टेनिस खिलाड़ियों की बात करें तो राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से और रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 ये क्राइस्टचर्च में हुए थे। अब क्रिकेट की टाइमलाइन देखते हैं। पहला टेस्ट 1877 में, पहला वनडे 1971 मेलबर्न में, पहला T20
2005 में। और पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015 में खेला गया। एशियन गेम्स 2023 में तो भारत ने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल। भारत ने कुल 107 पदक जीते, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। और भारत का स्थान चौथा रहा। ओलंपिक इतिहास में हॉकी का एक मजेदार नियम है, खेल शुरू होने से पहले सिक्का उछाला जाता है। और जो ओलंपिक की मशाल है, टॉर्च रिले, वो आधुनिक रूप में 1936 बर्लिन से शुरू हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं का पहला पदक जीतने वाली जोड़ी थी आमी घिया और कमल सिंह 1978 में। वेटलिफ्टिंग में एक इवेंट होता था, क्लीन एंड प्रेस, जिसे 1972 में हटा दिया गया। हाँ, स्नैच और क्लीन एंड जर्क अभी भी हैं। और कबड्डी में तो भारत का एशियन गेम्स में एक तरफा राज रहा है। 1990 से 2014 तक लगातार गोल्ड जीता। हालांकि 2018 में असफल रहे थे। कॉमनवेल्थ कुश्ती गोल्ड लीलाराम सांगवान ने 1958 में जीता था और उसी साल मिल्खा सिंह ने भी गोल्ड जीता था। ये इतिहास वाकई प्रेरणादायक है। अब इसी बात पर मध्यकालीन इतिहास की तरफ रुख करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम तो इतिहास में बहुत मशहूर है। हाँ, ये अमीर सदा नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान था और 1327 में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी और फिर वापस भी ले ली थी। 1329-30 में इसने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाई। चांदी की जगह कागज या तांबे के सिक्के। इसके अलावा कराचिल और चीन अभियान जो 1333 से 37 के बीच हुए। इसने कृषि के लिए एक नया विभाग बनाया था, अमीर कोही। और इसी के समय में मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था, जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसकी मशहूर किताब का नाम है किताब उल रहला। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था और कई विभाग भी बनाए। हाँ, जैसे दासों के लिए दीवाने बंदगान और दान या निर्धनों के लिए दीवाने खैरात। लेकिन ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान भी था। आर्थिक मोर्चे पर इसने शशकनी नाम का चांदी का सिक्का चलाया। इसने कई सुधार भी किए, नहरें बनवाई, नगर बसाए और कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। इसी वजह से इसे सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है और इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही लिखी थी। इतिहास के बाद अब हमारा आखिरी पड़ाव है भूगोल और अर्थशास्त्र। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो नदियों और जलोढ़ यानी अलूवियल मिट्टी से बना है। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र में है और तीस्ता नदी जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी ट्रिक है 30 सिक्के। विश्व भूगोल में देखें तो बाब अल मंडेब ये जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हमारा सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी श्रीलंका है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अफगानिस्तान में जरंज दिलारम हाईवे और म्यांमार में सितवे पोर्ट, जिसे भारत के सहयोग से बनाया गया है। हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। और सार्क देशों में सबसे दक्षिणी देश मालदीव है। हाँ, ये श्रीलंका से भी नीचे है मैप में। ज्वालामुखी में एक टर्म होता है काल्डेरा। जब मैग्मा चेम्बर ढह जाता है तो जो क्रेटर बनता है उसे काल्डेरा कहते हैं। इसका उदाहरण है मोना लोआ जो एक शील्ड ज्वालामुखी है। खनिज की बात करें तो मैग्नीज एक फेरस यानी लौह खनिज है। और त्योहारों में मकर संक्रांति जो सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा यानी उत्तरायण का प्रतीक है। अर्थशास्त्र में श्वेत क्रांति अमूल ब्रांड से संबंधित है। और जीडीपी क्या होता है? देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। बिल्कुल। और ग्रामीण ऋण के लिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आज हमने काफी सारे विषयों का बहुत गहराई से विश्लेषण कर लिया है। हाँ, इतने सारे विषयों को एक साथ समझना सच में सोचने का दायरा बढ़ाता है। अगली क्लास में हम वास्तुकला, मूर्तिकला और सूचकांक यानी इंडिसेस पर फोकस करेंगे। और चलते चलते श्रोताओं के दिमाग की कसरत के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ते हैं। वो होमवर्क सवाल ये है, भारत के आज तक कुल कितने ओलंपिक पदक हैं? इस पर आप खुद रिसर्च कीजिएगा। तो आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।